treatment of accumulated depreciation on the date of revaluation. Treatment of accumulated depreciation on the date of revaluation. जी लिख लिया डी। अब बेटा इस हेडिंग में मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जरा एक सेकंड, नहीं पहले एक एग्जांपल जरा देखें, इस हेडिंग का मीनिंग पहले समझें। लेट्स से एक मशीनरी अकाउंट है, आपने एक मशीनरी परचेज की 1 जनवरी 2020 पे, मशीनरी डेबिट, कैश सपोज क्रेडिट बाय रुपीज सपोज 12 लाख। इस मशीनरी को सपोज आपने एक साल यूज किया, 31 दिसंबर 2020 की डेट आई, आपने इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, सपोज 1 लाख डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई, लेकिन आपने डिसीजन ये लिया कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग नहीं बनाना। देयरफॉर आपसे पूछे बगैर मैंने डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री कर दी है, डेप्रिसिएशन डेबिट मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। इज इट पॉसिबल? एक साल सपोज गुजर गया, क्लोजिंग बैलेंस 11 लाख आ गया और टोटल इसका 12 लाख। अब ये जो रिवैल्यूएशन है ये जरूरी नहीं कि ईयर एंड्स पे की जाए, इसकी कोई भी डेट हो सकती है, अकाउंटिंग ईयर का स्टार्ट भी हो सकता है, मिड भी हो सकता है, कोई भी डेट है, एंड भी हो सकता है, लेकिन जिस डेट पे भी रिवैल्यूएशन करेंगे उस डेट पे फिर डब्ल्यूडीबी को उस वक्त की फेयर वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो सेकेंड ईयर का स्टार्ट कर लें, डेट आ गई 1 जनवरी 2021, ब्रॉड डाउन बता दें 11 लाख। अब सपोज इस डेट पे आपने रिवैल्यूएशन मॉडल चूज कर लिया, अब 11 लाख क्या है, डब्ल्यूडीबी का ब्रॉड डाउन बना हुआ, ब्रॉड डाउन है ऑलरेडी, डब्ल्यूडीबी बनी हुई है, तो 11 लाख कैरिंग अमाउंट है, डब्ल्यूडीबी है, आपने फेयर वैल्यू एस्टिमेट की, सपोज फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू ऑन एफवी मींस फेयर वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2021 सपोज है 15 लाख। प्लीज ओके, व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? अब लेजर में ऑलरेडी कैरिंग अमाउंट ही है, सिंपल कंपैरिजन हो जाएगा, 15 लाख से 4 लाख डिफरेंस आ जाएगा, 4 लाख क्या बन जाएगा, सरप्लस की एंट्री बता दें। 1 जनवरी 2021 पे आप मशीनरी डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कर लेंगे, कितने से, और यकीनन अपने ज़हन में रिवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर लाएं, रिवैल्यूएशन सरप्लस के लेजर में ये फिगर क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, मशीनरी का रेफरेंस होगा और रिवैल्यूएशन की एंट्रीज यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी। अब जरा लेजर देखें गौर से, क्या इस 4 लाख को डेबिट कर लेने के बाद 11 लाख प्लस 4 लाख एसेट 15 लाख मींस फेयर वैल्यू पे आ जाएगा। 11 लाख पहले था, 4 लाख फर्दर प्लस होके 15 लाख मींस एसेट फेयर वैल्यू पे आ जाएगा। देन फिर यहाँ से ऑनवर्ड्स आप रिमेनिंग लाइफ काउंट कर लेंगे और रिमेनिंग लाइफ की बेस पे इस 15 लाख को फ्यूचर में डेप्रिशिएट कर देंगे। इट मींस हमें सवाए एसेट डेबिट, मशीनरी डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट करने के कोई फर्दर एंट्री करने की जरूरत नहीं है, हमारा एसेट फेयर वैल्यू पे आ जाएगा बाय द मेकिंग द एंट्री एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीबी पे है तो। अब मैं अगली बातें सिर्फ आपके सामने वैसे ही रख रहा हूँ, मींस फेयर वैल्यू पे एसेट आ गया है, रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट होगा, चलें एक साल पूरा कर ही लेते हैं। लेट्स अज्यूम इसकी रिमेनिंग लाइफ है, रिमेनिंग लाइफ ऑन, वैसे आपका ज़हन क्या कहता है ये रिमेनिंग लाइफ में किस दिन गिन रहा हूँ?
हाँ जी, ऑन द डेट ऑफ रिवॉल्यूशन, जब रिवॉल्यूशन कर लेंगे, एंट्रीज कंप्लीट कर लेंगे, तो उसी डेट पे फिर रिमेनिंग लाइफ भी काउंट करेंगे। तो रिमेनिंग लाइफ ऑन फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2021 इज, लेट्स अज्यूम 9 इयर्स। कैलकुलेटर पकड़ो जरा। बता दें किस अमाउंट को किस पे डिवाइड करेंगे। फेयर वैल्यू मींस 15 लाख डिवाइड बाय 9 कर दें, अप्रोक्सीमेटली आंसर जो आ रहा है बता दें। राउंड ऑफ कर लें, राउंड ऑफ करना पड़ रहा। 166,667 करना अलाउ कर देंगे। एंट्री बता दें, एंट्री बता दें। डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीनरी को हमने कैरिंग अमाउंट WDV पे रखा हुआ है, तो आपने 15 लाख लिया, डिवाइडेड बाय 19 किया, आपकी फिगर 166, सॉरी डिवाइड बाय 9 सॉरी किया, और आपका आंसर 166,667 आ गया। CD भी बता ही दें, 15 लाख माइनस 166,667, 1,333,333 आपकी फाइनली कैरिंग अमाउंट आ गई। यहां तक ओके हो गया? लिखें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी काइंडली ये 2 सालों की तरफ वर्किंग करें। जी सर लिख ली। जी सर नोटेड है सर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया नोट। अब बेटे जो मैंने हेडिंग लिखी थी वो जरा पढ़े क्या है।
और जब मैंने नीचे एग्जांपल लिखी है उसमें क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बहस में नहीं आई। तो असल में मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो शायद अब एग्जांपल में बनाता हूं। ये मैंने लेजर इसलिए बना दिया ताकि आप कंपैरिजन करने की पोजीशन में आ जाएं। अब 1 मिनट का पेशेंस दिखाएं। और जब प्रॉब्लम आएगा काइंडली इसको रिजॉल्व भी अब आप ही कराएं। पता आपको चल गई हैं चीजें क्या होना चाहिए, आप शायद खुद से सोच सकते हैं। लेट्स अज्यूम परचेज डेट इज 1 जनवरी 2021। एक नई एग्जांपल बनाता हूं। लेट्स अज्यूम मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट बाय 18 लाख। एक साल गुजरा 31 दिसंबर 2021 डेट आई। अब सपोज आपसे रिक्वायर्ड है कि क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलहदा बनाएं। डबल एंट्री हो गई, डेप्रिसिएशन डेबिट, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। लेट्स अज्यूम 2 लाख रुपीस की डेप्रिसिएशन आ गई। जिस भी मेथड को आपने यूज किया उसकी बेस पे 2 लाख रुपीस सपोज फिगर आ गई। ठीक है, फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो गया, आपने लेजर फाइनल कर लिया, 18 लाख क्लोजिंग बैलेंस आ गया मशीनरी अकाउंट में, और 2 लाख रुपया अलहदा से एक्यूमुलेट हो गया। डेफिनेटली कैरिंग अमाउंट क्या है, कैरिंग अमाउंट क्या है, 16 लाख कैसे है, 18 लाख माइनस 2 लाख एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है, लेकिन एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का अकाउंट अलहदा बना हुआ है। नेक्स्ट ईयर के ब्रॉड डाउन उठवा दें जरा, 18 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। डेट आ गई हमारी 1 जनवरी 2022। वंस अगेन सपोज 1 जनवरी 2022 पे आपने इस एसेट के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर लिया। एक मिनट है जरा। और देयर फॉर 1 जनवरी 2022 पे आप क्या करेंगे अगर रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट हो गया? क्या ढूंढेंगे, क्या एस्टिमेट करेंगे? डेफिनेटली कंपैरिजन के लिए बड़ा कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू को कंपेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको शायद फेयर वैल्यू का पता होना चाहिए। तो लेट्स अज्यूम फेयर वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2022 है सपोज 14 लाख। प्लीज क्लियर है सर? अब कंपैरिजन शुरू करें जी जरा। इस 14 लाख को अब किससे कंपेयर होना है? कंपैरिजन डब्ल्यूडीवी से ही होना चाहिए। 18 लाख का खरीदा था लेकिन 2 लाख डेप्रिशिएट भी हो चुका है। इट मीन 16 लाख विल बी कंपेयर्ड अगेंस्ट 14 लाख। 16 लाख कैसे बना? 18 लाख माइनस, अब डब्ल्यूडीवी बनानी पड़ रही है क्योंकि एसेट अकाउंट अलग हो गया, क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट अलग है। तो कम कैरिंग अमाउंट डब्ल्यूडीवी बनेगी 16 लाख और फेयर वैल्यू है 14 लाख। देयरफॉर रिवैल्यूएशन लॉस है 2 लाख रुपीस का। अब ये दो अलग-अलग इंडिपेंडेंट एग्जांपल्स हैं। इससे पिछले एग्जांपल से इसका कोई लिंक नहीं, वहां हमने एक अलग सिचुएशन डिस्कस की है। अब 2 लाख का अगर रिवैल्यूएशन लॉस है तो देयरफॉर आप इसकी मेरी एंट्री क्या करवाएंगे? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, गौर से देखिएगा जरा, दोबारा रिपीट कर जरा एंट्री। 1 जनवरी 2022 डेट है, रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट होना है, मैं एसेट अकाउंट में लिख रहा हूं। तो रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट 2 लाख रुपीस मैंने आपके कहने पे कर दिया क्योंकि लॉस आ रहा है। यकीनन को लॉस का लेजर अपना होना चाहिए और फाइनली ये लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए। लेकिन एक सेकंड के लिए जरा मशीनरी अकाउंट देखा जरा। मशीनरी अकाउंट में 18 लाख डेबिट साइड पे फिलहाल है और 2 लाख से आपने क्रेडिट किए। ये आपस में फिगर्स नेट ऑफ होके 16 लाख बन रहा है। क्या रिवैल्यूएशन एंट्रीज के बाद एसेट फेयर वैल्यू पे नहीं आ जाता? अभी थोड़ी देर पहले जब हम लेजर बना रहे थे तो 11 लाख कैरिंग अमाउंट थी
15 लाख फेयर वैल्यू थी, 4 लाख का डिफरेंस था, हमने एंट्री की एसेट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, और ये एंट्री करने के बाद एसेट हमारा फेयर वैल्यू पे आ गया। क्या अगर लॉस की एंट्री कर लेंगे तो एसेट को फेयर वैल्यू पे नहीं आना चाहिए? तब भी आना चाहिए, सरप्लस हो या लॉस हो, आफ्टर रिवैल्यूएशन एसेट की वैल्यू फेयर वैल्यू की इक्वल हो जाती है। तो यहां हो रही थी, लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल में 18 लाख माइनस 2 लाख अगर करेंगे तो 16 लाख बन रहा है, हालांकि कितना बनना चाहिए? 14 लाख बनना चाहिए। मेरा तो ख्याल है इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि अब लॉस आया है, पहले सरप्लस आया था। आई होप कि ये वाली बहस तो नहीं है। सरप्लस आए या लॉस आए, आफ्टर रिकॉर्डिंग सरप्लस एंड लॉस, सरप्लस और लॉस, एसेट की वैल्यू फेयर वैल्यू के इक्वल हो जानी चाहिए। पहले क्यों हो गई है और अब क्यों नहीं हो रही है? पहले एसेट के लेजर में ऑलरेडी डब्ल्यूडीवी ही 11 लाख बनी हुई थी और 11 लाख डब्ल्यूडीवी में सरप्लस या लॉस की एडजस्टमेंट होकर फेयर वैल्यू बन जानी थी। अब प्रॉब्लम क्या है? एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग है, देयरफॉर ये फिगर फेयर वैल्यू लॉस रिकॉर्ड करने के बाद फेयर वैल्यू की इक्वल नहीं आ रही है। व्हाट इज द ओनली प्रॉब्लम इन दिस केस? एसेट अकाउंट में कॉस्ट बनी हुई है, डब्ल्यूडीवी नहीं है। इट मींस अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा टेंशन की जरूरत नहीं है, आप सरप्लस या लॉस की अगर एंट्री करेंगे तो आपका एसेट फेयर वैल्यू पे आ जाएगा। लेकिन अगर एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट अलग बने हुए हैं तो देन फिर आपको एसेट अकाउंट के अंदर डब्ल्यूडीवी पहले बनानी पड़ेगी और देन सरप्लस या लॉस की एंट्री करनी पड़ेगी। मेरे वर्ड्स रिपीट करेंगे जो लास्ट में मैंने बोले। अगर एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट से अलग है तो अब हमें रिवैल्यूएशन वाले दिन डब्ल्यूडीवी बनानी पड़ेगी ताकि रिवैल्यूएशन एंट्रीज के बाद एसेट फेयर वैल्यू पे आ सके। अब डब्ल्यूडीवी कैसे बनाए यार? मेरा तो ख्याल है डब्ल्यूडीवी इस तरह आराम से बना लें, ब्रॉड डाउन 18 लाख लिखा हुआ है, उसको काट के मिटा के 16 लाख कर दें। क्या काटे मिटाए बगैर भी कोई तरीका है कि 18 लाख की कॉस्ट को 16 लाख कर दिया जाए? देख ले मैंने कर दिया। क्या इसके अलावा भी कोई तरीका है? क्या तरीका है? कॉस्ट को डब्ल्यूडीवी बनाने का कोई तरीका आपको पता है सर? क्या कर दें किस में से तो इंशाल्लाह क्या बन जाएगा? अगर कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन लेस हो जाए तो तब भी तो डब्ल्यूडीवी बनी जाती है। तो उसका फिर क्या तरीका होना चाहिए? एक सेकंड बोर्ड पे देखें जरा प्लीज, गौर से देखें। 18 लाख बेटा डेबिट साइड पे है, एंट्री भी की जा सकती है। 18 लाख इस वक्त डेबिट साइड पे है, 2 लाख की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अगर मैं क्रेडिट साइड पे लिख लूं, किस लेजर में क्रेडिट साइड पे लिख लूं? क्या चीज लिख लूं? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अगर 2 लाख क्रेडिट साइड पे लिख लूं तो क्या ये 18 लाख 2 लाख से नेट ऑफ होके 16 लाख बन जाएगा और 16 लाख फिर 2 लाख फर्दर क्रेडिट होने के बाद 14 लाख हो जाएगा? प्लीज हो जाएगा। ये वाली एंट्री आपने उस वक्त नहीं करवाई जब एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे था, तो इस एंट्री की कोई जरूरत नहीं है अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे हो। लेकिन अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे हो तो ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस लॉस की एंट्री करने से पहले आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना होगा टू द एसेट अकाउंट। तो बताएगा ये क्या एंट्री बनना शुरू हो गई हुई है? मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो गया है, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो गया है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होके ये फिगर वहां से ट्रांसफर हो जाएगी। ये किस दिन एंट्री की जाती है? ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन की जाती है। लेकिन कब की जाती है? अगर एसेट अकाउंट सेपरेट बना हो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से। लेट मी फिनिश माय वर्ड्स प्लीज, एक मिनट, मैं पोस्टिंग जरा कंप्लीट कर लूंगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, डेट वही है जो रिवैल्यूएशन डेट है। क्या इसका सेकंड इफेक्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में भी नजर आएगा? कितने रुपए से एंट्री किया करेंगे आप? नहीं, 2 लाख से हमेशा किया करेंगे।
जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन आ रही होगी, उसको उस अमाउंट की बेस पे आप ये ट्रांसफर एक एंट्री किया करेंगे, ताकि एसेट अकाउंट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नेट ऑफ होकर डब्ल्यूडीवी बन जाए, और उसके बाद सरप्लस हो या लॉस हो, हम उसकी एंट्रीज अलग लिख लिया करेंगे। मुझे अगर अलाउ करें आप, तो मैं ये दोनों एंट्रीज जो की गई हैं, अगर आपके सामने प्रेजेंट कर दूं जरा, कौन सी दो एंट्रीज मैंने की हैं? मेरा ख्याल आप तरतीब ये रख लें कि पहले हम ट्रांसफर एंट्री और बाद में रिवैल्यूएशन। अगर एसेट अकाउंट और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से रहते हैं तो पहले हम ट्रांसफर एंट्री लिख लेंगे, और देन उसके बाद फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस है उसकी एंट्री लिख लेंगे। इस ट्रांसफर एंट्री को एक एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोला जाता है। एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मींस, अगर आप एसेट अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट देखें, तो इस एंट्री के बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एग्जिस्टिंग बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो इस एंट्री को शॉर्ट वर्ड्स में कह सकते हैं हम, eliminate the accumulated depreciation and then revaluation. So what is the entry of elimination? What is the entry of elimination? Accumulated depreciation debit, machinery account credit. कितने से इस केस में? और आफ्टर दिस एंट्री आपका एसेट 16 लाख पे आ जाएगा, लेकिन फेयर वैल्यू अगर 14 लाख थी, तो एक दूसरी एंट्री और क्या होगी? क्या इस केस में सेकंड एंट्री जो रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस से रिलेटेड है, उसमें हमेशा लॉस ही आया करेगा? फर्स्ट एंट्री बेटा एज इट इज रहेगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, एलिमिनेशन वाली एंट्री एज इट इज रहेगी। उसके बाद अगर सरप्लस है तो एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, और अगर लॉस है तो लॉस डेबिट और सरप्लस क्रेडिट एंट्री हो जाएगी। सॉरी, दूसरी एंट्री होनी है रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। ये फिगर्स दोनों मैच तो हो रही हैं 2-2 लाख से, लेकिन आपको पता है ये पहला 2 लाख क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एलिमिनेशन एंट्री का है, और दूसरा जो 2 लाख है ये डब्ल्यूडीवी और फेयर वैल्यू का डिफरेंस है, और हमारे इस केस में 2 लाख रुपए का डिफरेंस लॉस बन रहा था। बात कुछ क्लियर होगी है? पहले आप यहां तक लेजर्स बना लें, बाद में ये एंट्रीज भी दोनों नोट करनी है आपने। बाकी फिर मैंने जो दोनों लेजर्स बनाए, इनकी बेस पे एक फाइनल कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखता है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स का इधर आप भी नोट कर लें। जी नोट कर लें, जरा बताइएगा जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी। ये जो रजिस्टर पे लिखते हैं घर जाके रिवाइज भी करते हैं? सोचे समझे बगैर ही अपने जवाब दे दिए। तो रिपीट करेगा सवाल क्या था? मेरे ख्याल आपने सोचा हुआ था कि अब जो भी बात होगी इसका यस से सारी जवाब होना है।
दोबारा जरा रीइवैल्यूएट करें इस बात को कि क्या जो आप यहाँ लिखते हैं उसे घर जाके रिवाइज करते हैं? क्या बात है, एक ही जवाब बीच में सही आया है, एक नो भी था, वो इस यस में फंसा हुआ है। मेजॉरिटी ने तो जवाब दिया नहीं क्योंकि वो सच बोलना चाहते हैं और सच वही है जो शायद वो बोलना नहीं चाह रहे। क्या यस सर भी सही हो सकता था जवाब, सच हो सकता था जवाब? हो तो सकता था वैसे ही है। बहरहाल सर इन दिनों में जिस तरीके से पढ़ा गया है ये इन दिनों में ठीक है, चलें जैसा भी वक्त गुजर गया, लेकिन ये अफोर्डेबल नहीं है कि जिस तरीके से हम पढ़ाई कर रहे हैं इसे कंटिन्यू रखा जाए। ये मजबूरी है, रोज के रोज सीरियसली क्लास में पढ़ें, उसे रिवाइज करें, तो चीज़ घर के लिए उसे ज़रूर फाइनल करें। ठीक है, ठीक है सर। तो कब से पढ़ाई स्टार्ट करनी है? प्लान तो कर लिया हुआ ना? प्लानिंग तो होगी है, या प्लान भी नहीं है अभी? कौन सी बकरा ईद के बाद सर? जी नोट कर लिए सर, नीचे जी दो एंट्रीज भी मैंने लिखी है जी, प्लीज एंट्रीज भी नोट करें जी। जी इंशाल्लाह आसिफ साहब ठीक है। अब बताएंगे काइंडली ऊपर जो हेडिंग थी इन दो लेजर्स के ऊपर, एक मैंने डब्ल्यूडीवी पे लेजर बनाया, डब्ल्यूडीवी पे लेजर बनाया, कॉस्ट पे मैंने लेजर बनाया, ऊपर एक हेडिंग लिखी थी, अब उसका मीनिंग बताएगा क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ऑन द डेट ऑफ रिवॉल्यूशन कोई ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? कब नहीं, कब करना पड़ेगा? अगर डब्ल्यूडीवी है फिर तो नहीं कुछ सोचने की जरूरत है, लेकिन अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर इलादा है तो क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। कौन सी एंट्री करके? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट अकाउंट क्रेडिट। तो इट मीन वो जो ऊपर हेडिंग है उसका फाइनल आंसर अभी है accumulated depreciation is eliminated। एक सेंटेंस बना लेते हैं या इस तरह कर लें, चलो एक मिनट जरा, एक सेकंड में बात लिख दूं जरा। ये जो एलिमिनेशन वाली एंट्री, दिस एंट्री ऑफ एलिमिनेशन, दिस एंट्री ऑफ एलिमिनेशन is only required on the date of revelation, is required on the date of revelation if asset account and accumulated depreciation account are prepared separately. If asset account and accumulated depreciation accounts is prepared separately। बात पूरी समझ आ गई? ये तब रिक्वायर्ड है, डेट ऑफ रिवॉल्यूशन पे तब ये एंट्री रिक्वायर्ड होगी अगर एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग-अलग बना हुआ है।